अस्सलामुअलैकुम बच्चों, नए लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 4 केमिस्ट्री के अंदर याद रहे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर बच्चों पढ़ा था और हम जो स्टडी कर रहे थे वो कर रहे थे बेसिकली लैंडमार्क ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर, यानी जो केमिस्ट्री की हिस्ट्री है उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले जो स्टडी किया था लास्ट क्लास के अंदर वो हमने स्टडी किया था अर्ली केमिस्ट्री, यानी बिगिनिंग केमिस्ट्री की किस तरह से हुई, केमिस्ट्री की शुरुआत किस तरह से हुई। तो यकीनन आप लोग सोचते होंगे कि केमिस्ट्री की शुरुआत, फिज़िक्स की शुरुआत, बायोलॉजी की शुरुआत वो कौन सा बंदा होगा जिसने सबसे पहले सोचा होगा। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था वो कौन सा बंदा था जिसने केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट या स्टार्टअप लिया। उसका नाम तो अभी तक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री ऐसी है कि उसके बारे में किसी ने जो है वो आप ऐसा समझ लें कि किसी ने जांच पड़ताल अभी तक जो है मतलब डिस्कवरीज जो है उसके बारे में क्रिएशंस जो है वो अभी तक नहीं किया है। लेकिन जब ग्रीक पीरियड स्टार्ट हुआ तो ग्रीक फ़िलासफ़र के दौर में जो 3 बड़े साइंटिस्ट थे जिसने डेवलपमेंट के बारे में, केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के बारे में बात की और साइंस की एक मशहूर ब्रांच जिसको केमिस्ट्री का नाम देने की कोशिश की, और वहाँ पर उन्होंने बताया कि जितने भी इस कायनात के अंदर तमाम टेक्निकल सपोर्टिव ह्यूमन और जितने भी खाने पीने और दीगर एशिया है बेसिकली, और मेडिसिन, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो बेसिकली डिपेंडेंट है मटेरियल्स के ऊपर। और सबसे पहले मटेरियल्स के बारे में जो है वो बात किया था डेमोक्रिटस, प्लाटो, अरिस्टोटल, और फिर आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट मुतारुफ करवाया था। अच्छा, अब हम यहाँ पर जो आज के जो क्लास है इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे मुसलमान साइंटिस्ट के बारे में, कि जब हमारे मुसलमान भाई जब उस दौर के अंदर एंटर हुए तो उन्होंने क्या क्रिएशन किया और किन चीज़ों को डेवलप किया। क्रिएशन तो नहीं कह सकते, क्रिएशन अल्लाह की ज़ात करती है, लेकिन जो डेवलप्ड है यानी उसके बारे में जांच पड़ताल और डिस्कवरीज़ कि अल्लाह ने इस ज़मीन के ऊपर कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो इंसान के लिए बनाई गई है जिससे इंसान उससे फ़ायदा उठा सकता है। तो इस बारे में मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या किया, तो इनकी जो डायरेक्शन बेसिकली स्टार्टअप पे थी, जो कि मैं एंड में लिखवाऊंगा। तो इनकी जो डायरेक्शन थी वो कुछ अच्छी तो नहीं थी। मैं ऐसा समझ लूँ कि सारे जो थोड़े चीटर वर्क थे जो आजकल मतलब अंग्रेज़ जो है उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, बेसिकली वही डायरेक्शन उनकी जो स्टार्टअप पॉइंट थी वो स्टार्टअप पॉइंट जो है वो मुस्लिम ने स्टार्ट किया था। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर डायरेक्शन या रिसर्च लिखा हुआ है मुस्लिम साइंटिस्ट का, वो लिखा हुआ है प्रोलॉन्ग लाइफ, यानी इंसान की ज़िंदगी किस तरह से तवील की जाए, इंसान के लाइफ को किस तरह से बढ़ाया जाए, अमर किया जाए, यानी वो बूढ़ा ना हो या जल्दी जो है वो इस दुनिया में ज़्यादा टाइम तक जो है वो अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर सके। फिर इन्होंने ये रिसर्च किया कि क्यों ना हम एक बेसर मेटल यानी एक चीपर मेटल को हम कन्वर्ट कर सकें, लाइक जैसे कि कॉपर है, लेड है, इन सब चीज़ों को हम कन्वर्ट कर सकें गोल्ड में, यानी सोना बना सकें, एक स्टोन, एक प्रीशियस स्टोन्स के अंदर हम इन्हें क्या कर सकें, कन्वर्ट कर सकें। फिर इसी तरह से इन्होंने जो मेजर जो है वो डिस्कशन किया कि आप ऐसा कह लें कि ओपियम एज एनेस्थीसिया, मतलब बेहोशी की दवाई, इस तरह की सारी चीज़ें जो है मुस्लिम साइंटिस्ट ने बनाने का सोचा। लेकिन यकीनन जब इन सारी चीज़ों के बारे में ये इनकी बेसिक अचीवमेंट थी, यानी बेसिक गोल थी, अचीवमेंट नहीं कह सकते हैं, बेसिक जो गोल थी मुस्लिम साइंटिस्ट की वो यही थी कि बेसर मेटल को आपने कन्वर्ट करना गोल्ड में, और उसके बाद जो दूसरा जो पॉइंट था मुस्लिम साइंटिस्ट का वो था प्रोलॉन्ग ऑफ लाइफ, यानी इंसान की जो ज़िंदगी है वो किस तरह से तवील की जाए। तो आपको मालूम होगा कि हमारी ज़िंदगी में अपग्रेडिंग आती है और हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी किस तरह से डे बाय डे जो है वो चेंज होती है। वो किस तरह से चेंज होती है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर नई चीज़ को लेकर आते हैं, फिर अपग्रेड करते हैं अपने आप को, और फिर आगे जाकर उन चीज़ों के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे कि मैं एक सिंपल सी बात करूं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, तो मैं एक मोबाइल की बात करता हूं। आपने देखा होगा कि मोबाइल जो है वो कितनी रफ्तार से
अपनी अपग्रेडिंग जो है मोबाइल ने अपने आप को किया है, मोबाइल की टेक्नोलॉजी को अपग्रेडिंग किया है। कि अगर आपने देखा हो तो 22-31-90 तो फाइज़ा ब्यूटी क्रीम का ट्रेडमार्क है, लगाइएगा मत वरना गोरे हो जाएंगे। जो मशहूर मोबाइल का नंबर था वो था 3310 नोकिया का। और आप समझते हैं कि वो जो मोबाइल आपके पास था बच्चों, वो एक हथौड़ा मोबाइल था। और आप ये भी चाहते होंगे कि आजकल के दौर में ऐसा मोबाइल ना बनाया जाए, वरना ऑनलाइन क्लास अगर आप नहीं लेंगे तो वो मोबाइल चलता हुआ आपके मुंह पर आके गिरेगा और आपके दांत वाट जो है वो टूट जाएंगे। इतना मजबूत मोबाइल था आपके पास। अब उस मोबाइल के अंदर गेम था और सादा गेम खेला करते थे। फिर उस मोबाइल के अंदर अपग्रेडिंग हुई, नोकिया कंपनी ने अपग्रेडिंग किया या सीमेंस कंपनी ने अपग्रेडिंग किया, कैमरा आया, कैमरा के बाद फिर एंड्रॉयड वर्जन आया। और अब टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं कि आईफोन, ब्लैकबेरी को एक मशहूर मोबाइल फ़ोन माना जाता है। एंड्रॉयड का एक अपना चर्चा है। इतनी अपग्रेडिंग ये कोई 100 साल 150 साल में नहीं हुई, ये सारी अपग्रेडिंग इन 20 सालों के अंदर हुई। 2001 से लेकर 2020 के दरमियान, इस एज के दरमियान जो है, इस ड्यूरेशन के दौरान एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल इदारे ने तरक्की किया। और इससे अगर हम पहले जाएं तो हम देख सकते हैं कि इससे पहले 50 साल, 100 साल, 150 साल या 200 साल पीछे जाएं तो अपग्रेडिंग बहुत स्लो थी, क्योंकि लोग इतने एजुकेटेड नहीं हुआ करते थे। तो जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते गए तो फिर चीज़ें अपग्रेडिंग जो है, उस अपग्रेडिंग के अमल के अंदर जो रेशियो है वो रेशियो आपके पास क्या होता गया, बढ़ता गया। देखो अब आपके पास दो सवाल बनता है अपग्रेड के हवाले से। एक सवाल ये बनता है कि आजकल इतनी फास्ट अपग्रेडिंग क्यों हो रही है, इतनी हाईएस्ट रेशियो पर अपग्रेडिंग क्यों हो रही है, और पहले के ज़माने में इतनी स्लो अपग्रेडिंग जो है वो क्यों हुआ करती थी। देखो जब किसी चीज़ की बेसिक टर्मिनल के बारे में हम स्टडी करते हैं ना, तो हमारे पास बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट होती है इक्विपमेंट्स, यानी आपके पास लेबॉरेटरी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि प्याला और इस तरह से बीकर, फनल, बॉटम फ्लास्क हो, आपके पास पिपेट हो, इस तरह की चीज़ें हो जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकें। अगर वही चीज़ आपके पास नहीं है, वो अपरेटस आपके पास नहीं है, तो आप किसी एक्सपेरिमेंट को किस तरह से करोगे, ये एक बहुत सोचने की बात है। तो जब मुस्लिम साइंटिस्ट ने किसी बेसर मेटल को कन्वर्ट करने के लिए सोचा और इंसान की ज़िंदगी को मतलब तवील करने का सोचा, ये उनका बेसिक डायरेक्शन या गोल था, तो उन्होंने ये देखा कि हमारे पास तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि जिस पर हम इन चीज़ों को बनाएं। हवा पे तो हम किसी दो केमिकल को तो नहीं मिला सकते हैं, ज़मीन के ऊपर भी अगर हम दो केमिकल को मिलाएंगे तो वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो मुस्लिम साइंटिस्ट की जो गोल थी, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए जब मुस्लिम साइंटिस्ट आगे बढ़े तो देखा गया कि उनकी जो गोल के अंदर जो चीज़ें डेवलप्ड हुई वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ मुस्लिम साइंटिस्ट ने डेवलप किया। और बहुत ही मतलब आप ऐसा समझ रहे कि बहुत तेज़ मुस्लिम साइंटिस्ट थे, जिसके बहुत सारे नाम है। फिज़िक्स के अंदर भी आपने नाम सुना होगा, केमिस्ट्री के अंदर भी ये 4-5 नाम है। इस तरह आपने बायोलॉजी के अंदर पढ़ चुके मुस्लिम साइंटिस्ट, उन लोगों ने भी बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए। तो जो केमिस्ट्री के हवाले से जो बेसिक पॉइंट था वो ये था कि उन्होंने सबसे पहले लेबॉरेटरी इक्विपमेंट्स को बनाने का सोचा, लेबॉरेटरी इक्विपमेंट्स को। और किसी ने अपने बुक में लिखा 25 लेबॉरेटरी इक्विपमेंट्स के बारे में, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया। इसके बाद जो उनकी दूसरी अचीवमेंट रही वो रही ड्रग्स। ड्रग्स बेसिकली आप ख़राब समझते हैं लेकिन उसका नशा ख़राब है। ड्रग्स बेसिकली मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, और जितने भी एंटीडोट्स आप ले रहे हैं, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस चला है तो लोग कह रहे हैं कि एंटीडोट जो है वो कोरोना वायरस का अब तक नहीं बना है, तो अब उन ड्रग्स को रिसर्च किया जा रहा है कि वो कौन सा एंटीडोट है जिससे बॉडी बहुत तेज़ी से रिकवर हो रहा है। तो आई थिंक रिसर्च जो है US साइंसेस ब्यूरो के अंदर भी इसके बारे में चल रहा है, जापान टेक्नोलॉजी के अंदर भी चल रहा है। चाइना ने बहुत अच्छी अचीवमेंट किया जिसने कोरोना वायरस को बहुत तेज़ी से जो है वो रिकवर किया बॉडी को। तो उन्होंने ये बताया कि प्लाज्मा एक ऐसी चीज़ है, यानी अगर एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो आप बॉडी को जल्दी रिकवर कर सकते हैं। यानी एक बॉडी के अंदर जिसको कोरोना का जो पेशेंट था, उस पेशेंट को जब वो रिकवर हो जाता है, तो जब वो रिकवर होता है तो उसके बॉडी में अपनी मतलब एंटीडोट बन जाता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और अगर प्लाज्मा वो अपना डोनेट करता है तो एक पेशेंट को, दूसरे पेशेंट को, कोरोना के दूसरे पेशेंट को अगर वो प्लाज्मा लगाया जाए तो उससे वो बंदा क्या हो सकता है, सेहतियाब हो सकता है। तो इस तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र आप ये कह लें कि इसकी बदौलत जो है वो लाइफ जो है वो आपके पास क्या है, पहिया जाम है।
तो केमिकल एक ऐसी चीज़ है, केमिस्ट्री के हवाले से मटेरियल एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि मुस्लिम ने 2 बड़े गोल रखे। पहला जो गोल रखा वो क्या रखा, वो आपके पास रखा कि बेसर मेटल को कन्वर्ट करना किसी भी गोल्ड मेटल के अंदर, पहला एक काम। दूसरा काम उन्होंने ये सोचा कि इंसान की ज़िंदगी प्रोलॉन्ग कैसे किया। अब इस गोल को पूरा करने के लिए जब मुस्लिम साइंटिस्ट मैदान में उतरे तो इस पीरियड को हम बेसिकली क्या कहते हैं, ये पीरियड जो है मुस्लिम साइंटिस्ट की जो शुरुआत हुई वो 600 से स्टार्टअप हुआ और 1600 तक ये पीरियड आपके पास क्या हुआ, चलता गया। और एक काफ़ी अरसे तक, तकरीबन आप ऐसा समझ लें कि 1000 साल तक जो है मुस्लिम पीरियड ने जो है वो इस दुनिया के ऊपर जो है राज किया। इस पीरियड को हम कहते हैं अल-केमिस्ट पीरियड। ये जो मुस्लिम पीरियड है यानी 600 से 1600 तक चला, इस पीरियड को हम अल-केमिस्ट पीरियड के नाम से भी जानते हैं। वो कौन से मुस्लिम स्कॉलर्स थे, क्योंकि पहले स्कॉलर्स हुआ करते थे, फिर बाद में इन्होंने साइंटिस्ट का नाम दिया गया क्योंकि इन्हें इतने बड़े बड़े कारनामा अंजाम दिया। तो केमिस्ट्री के अंदर आपकी बुक के अंदर 4 बड़े साइंटिस्ट का नाम, 4 बड़े स्कॉलर का नाम लिया गया है। पहला नाम आपके पास है बच्चों, वो क्या है, जाबिर इब्ने हयान। हयान की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, कहीं पर कुछ लिखा होता है, कहीं पर कुछ लिखा होता है, लेकिन बहरहाल ये एक राइट स्पेलिंग है हयान की आपके पास यहाँ पर। इसी तरह से अल राजी, अल बैरूनी और इब्ने सीना ने मुस्लिम स्कॉलर्स जो थे, जो कि केमिस्ट्री की फील्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया। अच्छा, इनकी जो ये डेट जो लिखी हुई है, ये डेट आप याद कर लीजिएगा, जो कि MCQs के तौर पर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जाबिर हयान, इब्ने हयान का डेट क्या है, अल राजी का डेट क्या है, या इन डेट के दरमियान कौन से साइंटिस्ट जो है वो इस दुनिया में आया और उसने क्या कारनामा अंजाम दिया। तो जाबिर इब्ने हयान जो कि 721, अगर मैं पॉइंट लिखना शुरू करूँ तो इनके जो ड्यूरेशंस हैं वो 721 से लेकर 803 AD, ठीक है। सबसे पहला इस जाबिर बिन हयान को हम फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, पहली 2 चीज़ें। तीसरी इस चीज़ के जाबिर हयान को ही बेसिकली फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री जो कहा जाता है, वह आप ये कह ले कि फादर ऑफ अल-केमी भी कहा जाता है इन्हें। ये जाबिर हयान के 2 बड़े जो है वो नाम है, जिसे हम फादर ऑफ अल-केमी, मतलब फादर तो अच्छा नहीं लगता बोलना इस तरह से, तो फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री हम कह लेते हैं। मतलब अजीब सा लगेगा अगर हम इसे उर्दू में ट्रांसलेट करें कि केमिस्ट्री का बाप। आजकल म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा चला हुआ है। बहरहाल फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो आपके पास कौन है, जाबिर बिन हयान। सबसे पहले हम यहाँ पर बगैर किसी एक्स्ट्रा पॉइंट को डिस्कस किए बगैर अचीवमेंट के ऊपर आते हैं कि जाबिर इब्ने हयान की जो अचीवमेंट है वो अचीवमेंट क्या रही, यानी कि कंट्रीब्यूशन आप कह लें कि कंट्रीब्यूशन क्या रही। सबसे पहली कंट्रीब्यूशन इनकी ये है कि इन्होंने प्रिपेयर किया, बाकी सारी चीज़ें आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। इन्होंने जो प्रिपेयर किया वो प्रिपेयर किया नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास H2SO4। और तीसरा आपके पास जो एसिड है, जिसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है HCl। ये तीनों जो एसिड हैं आपके पास, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहलाते हैं, और ये आप ऐसा समझ लें कि ये बेसिक एसिड कहलाते हैं, जिसे हम यहाँ पर तेज़ाब कहते हैं। तेज़ाब अगर डायरेक्टली किसी के फेस पर फेंक दिया जाए, अक्सर आपने देखा होगा कि गांव जो है, मतलब पंजाब वगैरह के साइड, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि गवादर वगैरह के साइड किसी ने जो है मोहब्बत का इंतकाम लेने के लिए चेहरे पर एसिड फेंक दिया, क्या मेरी नहीं तो किसी और की नहीं। बहरहाल इस तरह की चीज़ें होते रहती हैं दुनिया के अंदर। लेकिन जो बेसिक जो आपके पास इक्विपमेंट जो जाबिर बिन हयान ने प्रिपेयर किया, वो उनका एक्सपेरिमेंटल प्रिपरेशन क्या था, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये 3 चीज़ों में जो है जाबिर हयान ने काम किया। इसके अलावा इन्होंने डिस्कवर किया वाइट लेड को।
भाई ये लेड क्या कहलाता है? लेड का जो सिंबल आपके पास होता है वो सिंबल होता है PB, और ये जो PB है ये लैटिन वर्ड से आया जिसे हम कहते हैं प्लम्बम। और प्लम्बम का जो बेसिकली कलर आपके पास होता है वो कलरलेस होता है, और इससे जब भी कोई अगर प्लम्बम को यूज़ किया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो उससे जो प्रिसिपिटेट बनता है, उसके जो प्रिसिपिटेट बनता है वो क्या बनता है? वाइट प्रिसिपिटेट बनता है। तो प्लम्बम के अंदर जो आप ऐसा समझ लो जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, ये किसी भी केमिकल को वाइट मतलब कलर यानी कलरलेस करने के मतलब जो है वो काम करता है। कलरलेस तो नहीं कह सकते कि वाइट कलर, वाइट प्रिसिपिटेट बनाता है प्लम्बर। तो इसकी मतलब इसकी क्रिएशन तो अल्लाह ने की नहीं थी इस दुनिया के अंदर, लेकिन जो इसकी खोज है, जो इसको ढूंढा, वो ढूंढा किसने? जाबिर बिन हयान ने। और डिस्कवर किया क्या चीज़? प्लम्बम जो है वो क्या किया यहाँ पर? डिस्कवर किया। तो दो बड़े अचीवमेंट हो चुके हैं जाबिर बिन हयान के। एक बड़ी अचीवमेंट कंट्रीब्यूशन क्या हुई है कि आप ये लिख सकते हैं कि ही प्रिपेयर्ड द नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ही डिस्कवर द वाइट लेड। वाइट लेड को आप ये भी कह सकते हैं कि प्लम्बम के नाम से भी आप इसे जानते हैं, जो कि इसका आपके पास क्या है? ग्रीक नेम है। इसके अलावा इन्होंने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स के बारे में भी डिस्कवरी की है। अब ये क्या होता है? देखो, ज़रूरी नहीं है कि इस कायनात के अंदर, इस नेचर के अंदर, इस दुनिया के अंदर सारी चीज़ें ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई हों। जैसा कि आप ये कह सकते हो सॉल्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़मीन के ऊपर आपको मिल जाता है, जैसे कि जिप्सम है, इप्सम है, या आसानी से आपको चट्टानों के दरमियान या चीज़ों के दरमियान मिल जाता है। कुछ चीज़ें समुद्र के अंदर से भी मिलती हैं। अब कुछ चीज़ें ज़मीन के अंदर है, यानी ज़मीन के अंदर भी मादनियात जो है वो छुपा हुआ है, उन्हें निकाला कैसे जाएगा? अब वो ज़मीन के कितने अंदर है, इस चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, यानी इसको बाहर निकालना। बाहर निकालना क्या मतलब? एक्सट्रैक्ट करना। तो उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का जो तरीक़ेकार है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने कराया? जाबिर बिन हयान। अब आप जब मैट्रिक में जाओगे तो आप एक्सट्रैक्शन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, क्योंकि जो चैप्टर है 11, 12, 13, 14 और 15, इसके अलावा 16 और 18 चैप्टर जो है, इसमें सारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर क्या है कि भाई सल्फ़र को कैसे निकाला, कार्बन को कैसे निकाला। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि आप बाइक चलाते हो, आपके घर पर कार मौजूद है, तो कार में जो टायर आपके पास लगा हुआ है, वो टायर का जो मटेरियल है वो कार्बन है। और कार्बन को बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। जैसे कि पेट्रोल, चलो ये सारी चीज़ें छोड़ो, पेट्रोल की बात कर लो। पेट्रोल कहाँ से आता है भाई? पेट्रोल को भी क्रूड ऑयल से रिफ़ाइन किया जाता है। क्रूड ऑयल कहाँ से आता है? वो ज़मीन के अंदर आपके पास होता है, जिसे ड्रिलिंग करके एक्सट्रैक्ट करके हम क्या करते हैं? ज़मीन के अंदर से बाहर निकालते हैं। उसका क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरह से उसे निकाला जाता है, क्या मेथड होता है, इसके बारे में चैप्टर नंबर 17 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे वहाँ पर डिटेल से। तो एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी किसने बताया? जाबिर बिन हयान ने बताया। इसके अलावा जो है डेवलप्ड किया द मेथड ऑफ डाइंग क्लोथ्स। इसके अलावा एक और अचीवमेंट ले लेते हैं हम यहां पर। इन्होंने मैनी लेबोरेटरी अपरेटस को भी डेवलप किया, यानी बहुत सारे लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स को भी बनाया। आप ऐसा कह सकते हो सच एज बीकर है, फनल है, इस तरह की सारी जो है वो टास्क वाली चीज़ें हैं जो कि जाबिर बिन हयान ने डेवलप किया। अब एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि बच्चे बार बार ये सवाल पूछते हैं 9th क्लास में सारे बच्चे कि सर पॉइंट कितना लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें। देखो जो स्टैंडर्ड पॉइंट होता है वो होता है 4 पॉइंट्स। किसी भी एक साइंटिस्ट के बारे में अगर पूछा जाए तो आपने कितने पॉइंट्स लिखने हैं? आपने 4 पॉइंट्स लिखने हैं। अब उस 4 पॉइंट की तरतीब होनी चाहिए।
तरतीब कैसी होनी चाहिए कि आपने ऐसा नहीं करना है कि लास्ट पॉइंट को पहला लिख दिया, पहले पॉइंट को लास्ट लिख दिया, तो उसकी तरतीब ठीक नहीं होती। तारीफ के अंदर जो है वो सीक्वेंस नहीं बन पाता। तो सीक्वेंस कैसे बनाना, आपने सबसे पहले उसके ड्यूरेशन के बारे में बताएं जो कि हेडिंग में ही मेंशन कर दें। उसके बाद ये बताएं कि ये है कौन, जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिख दिया कि ये फादर ऑफ अल्केमी है, फाउंडर ऑफ केमिस्ट है। ये मेजर पॉइंट है जो कि उसके नाम से अटैच है, उनकी शनाख्त से अटैच है, इसका कोई एक पॉइंट नहीं है, ये हेडिंग के 7 नंबर है। अगर आपने लिखा हेडिंग विथ मतलब डेट तो आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे, और आप ये चीज़ें लिखोगे तो 0.5 मार्क्स मिलेंगे, तो ये 1 मार्क्स का आपके पास होता है। उसके बाद आपने कंट्रीब्यूशन या अचीवमेंट की हेडिंग लगानी है, और आपने 0.1 लिखना है, 0.2 लिखना है, 0.3 लिखना है, 0.4 लिखना है, 0.5 लिखना है। तो अगर आप चाहो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस सिर्फ ये लिख देते हैं कि ही डिस्कवर वाइट लेट, तो ये इतना चुन्ना सा जो पॉइंट लिखा है इसका क्या मार्क्स मिलेगा। तो बेहतर ये है कि आप इस पॉइंट को 1 के साथ अटैच कर दो, तो एक लंबा पॉइंट बन जाएगा, और उससे फ़ायदा ये होगा कि देखने में भी अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेशन भी कॉपी की अच्छी होगी, और मटेरियल भी आपकी कॉपी का क्या हो रहा होगा, स्ट्रांग हो रहा होगा। जैसा कि अगर आप लिखोगे तो आप ये लिख सकते हो कि ही प्रिपेयर्ड एसिड्स एंड डिस्कवर वाइट लेट, ये आपने लिखा। अब ही प्रिपेयर्ड एसिड के बाद ब्रैकेट में आपने लिख दिया ये फॉर्मूला। अब केमिस्ट्री है तो आपको वर्डिंग पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला लिख दिया वो काफ़ी है, इनफ है आपके पास। उसके बाद आपने क्या लिखा, ही डिस्कवर वाइट लेट। प्रिपेयर्ड में मत जाइएगा, प्रिपेयर्ड में मत लिख दीजिएगा, लेट को प्रिपेयर नहीं किया, लेट की डिस्कवरी की जाबिर बिन हयान ने। उसके बाद ही एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल फ्रॉम देयर, और इन्होंने मतलब एक्सट्रैक्ट किया, इसके आगे आप वर्डिंग लगा लीजिएगा। इसके बाद डेवलप मेथड वाला है, और साथ साथ आपने ये लिख लेना है कि इन्होंने मैनी लेबोरेटरीज के अंदर भी क्या किया है, वर्क किया है। तो इस तरह से आपने पॉइंट को क्या करना है, आपने सजाना है। सेकेंड, जो आपके पास यहाँ पर साइंटिस्ट है बच्चों, वो सेकंड साइंटिस्ट आपके पास है अल राजी। मैं राजी, तू राजी, हम सब राजी। तो अल राजी बच्चों क्या है यहाँ पर कि अल राजी की जो ड्यूरेशंस है आपके पास, वो यहाँ पर लिखा हुआ बोर्ड में कि 862 से लेकर 930 AD तक आपके पास ड्यूरेशन है। अब अगर मैं अल राजी के बारे में बात करूं तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट है कि ये कि अल राजी कौन थे। जैसे कि जाबिर बिन हयान फाउंडर ऑफ केमिस्ट कहलाते हैं, फादर ऑफ अल्केमी कहलाते हैं, तो ये आपके पास फिजिशियन कहलाते हैं। अल राजी एक गुड फिजिशियन भी थे और साथ साथ एक केमिस्ट भी थे। जैसा कि क्या होता है भाई, देखो हाथ पैर का टूट जाना और आपको चोट लग जाना ये कोई आम बात है, ये कोई नई बात नहीं कि इस दौर में होता है, पहले के दौर में नहीं होता था। तो अभी तो बहुत आसानी से आप प्लास्टर वगैरह करा लेते हो, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें इतनी मतलब अपग्रेड हो चुकी हैं, बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को आप क्या कर लेते हो, रिकवर कर लेते हो अपनी बॉडी को। एग्जांपल के तौर पर अगर आपको फ्लू और काफ और इसी तरह से फीवर अगर आपको हो जाता है तो आप 1 से 2 दिन के अंदर अपनी बॉडी को क्या कर लेते हो, रिकवर कर लेते हो। क्यों? क्योंकि मेडिसिन और टेक्निकल चीज़ें इतनी ज़्यादा आपके पास मॉडर्न हो गई है, तो इस तरह से आप चीज़ों मतलब अपनी बॉडी को इतनी जल्दी से रिकवर कर लेते हो इस टेक्निकल दौर के अंदर। लेकिन पहले होता क्या था कि इसका जब इलाज किया जाता था, उस इलाज के अंदर 1 हफ़्ता, 1.5 हफ़्ता, 2 हफ़्ता लग जाता था, जो कि आज के दौर में भी अगर होम्योपैथिक का अगर होम्योपैथिक से अगर इलाज करवाया जाए तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। बहरहाल, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि आपको चोट लग जाती, इस तरह की चीज़ें हो जाती है, तो पहले के ज़माने में भी चोट वगैरह लगा करता है, तो यकीनन जो डॉक्टर हुआ करते थे वो बहुत काफ़ी दूर आपके घर से हुआ करते थे पहले के ज़माने में। तो लोग मतलब काफ़ी दूर पैदल चल कर जाते थे, फिर डॉक्टर या हकीम साहब को उठा लेकर अपने घर पर आते थे, फिर उनका इलाज करते थे। फिर हकीम साहब खाली हाथ आते थे,
हकीम साहब घर से आ रहे हैं और खाली हाथ हैं, उनके पास कोई औलाद नहीं है। तो फिर वो देखते थे, फिर देखने के बाद क्या करते थे कि भाई वो इलाज बताते थे। फिर वो क्या करते थे, क्योंकि मुस्लिम साइंटिस्ट होते थे, तो मुस्लिम साइंटिस्ट या मुस्लिम स्कॉलर्स का पहला काम क्या होता था कि वो आपको कोई तस्बीह बताते थे कि भाई ये तस्बीह आप पढ़ते रहें, इंशाल्लाह सब्र रखें, अल्लाह ताला जो है वो आपको जल्द से जल्द जो है वो सेहतयाब करेगा। पहला दिलासा उनका यही हुआ करता था। सेकेंड जो है उनकी जो ट्रीटमेंट होती थी वो ये होती थी कि भाई ये फला जड़ी पत्तियों का या जड़ी बूटियों का ये आपके पास चीज़ें हैं जो इस दरख्त से मिलेगी, उस दरख्त से मिलेगी, तो ये चुनकर लेकर आओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर उस घर का जो फ़र्द होता था वो जाता था, वो लेकर आता था, फिर उसको पीसते थे, फिर उसकी मेडिसिन बनाते थे, फिर उस बंदे को लगाते थे, फिर वो कहीं जाकर 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जाकर या 1 महीना 2 महीने के बाद क्या हुआ करता था, ठीक हुआ करता था। तो ऐसा कह लें कि अल-राज़ी इनमें से एक थे। अगर किसी के मतलब जैसे बॉडी ऑपरेटर्स के ऊपर अगर काम होता था, बॉडी पार्ट्स के ऊपर काम होता था, तो ये एक फिजिशियन भी थे और साथ साथ क्या थे, ये एक केमिस्ट भी थे। तो अल-राज़ी को आप ये कह सकते हैं कि एट द टाइम दे आर नोन एज अल-केमिस्ट, इन्हें आप अल-केमिस्ट भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप ये कह लें कि ये एक फ़िलासफ़र भी थे। ये इनकी 3 आपके पास क्या है, इनकी तारीफ़ के अंदर 4 चांद लग गए। अब इन्होंने अपने लाइफ में किया क्या अचीवमेंट, देखो ये अचीवमेंट नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आता है राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट ऑफ जाबिर बिन हयान या अल-राज़ी। आप क्या करते हो, सबसे पहला पॉइंट ये बना देते हो कि ही वाज अ गुड फिजिशियन, केमिस्ट एंड फिलोसोफर। ये पॉइंट नहीं है, ये इनकी कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो कंट्रीब्यूशन पूछ रहा, उनकी तारीफ को कंट्रीब्यूशन बना देना ये गलत है। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये इस बात का आप ख़ास ख्याल रखिएगा बच्चों कि ये पॉइंट नहीं है, ये हेडिंग के साथ, इसके नाम के साथ अटैच है। इनकी तारीफ है कि ये है क्या, सबसे पहले ये खुद क्या थे, ये एक फ़िलासफ़र थे, फिजिशियन थे, केमिस्ट थे, इस तरह की चीज़ें। अब इन्होंने किया क्या, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है कि अल-केमिस्ट, तो अगर ये फिजिशियन थे तो अब आप बताएंगे कि ये एक गुड या एक्सपर्ट सर्जन थे। ठीक है, गुड या एक्सपर्ट क्या थे, सर्जन थे, जो कि who was to first which used to opium as एनेस्थीसिया। भाई ये क्या है, जो मेन पॉइंट है इसका, वो मेन पॉइंट क्या है कि पहली एक बात कि ये एक गुड सर्जन थे और ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट यूज़ किया। वो यूज़ किया क्या चीज़, बेहोश करने की दवाई, जिसे आप क्लोरोफॉर्म कहते हो। मेंढक को, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो यकीनन जब आप मेंढक के जो ऑपरेशन है या लेबॉरेटरी के अंदर जो है वो उसके काटपट करोगे तो होगा क्या, सबसे पहले उसको बेहोश करना पड़ेगा, उसके ज़िंदे भी नहीं कर सकते, वरना वो इतना जम करेगा, इतना जम करेगा, कभी आपके कॉलर पे यहाँ पर इधर उधर सब भाग रहे होते हैं लैब के अंदर। तो सबसे पहले आपने क्या करना पड़ता है कि मेंढक को या कॉकरोच, फ्रॉग या कॉकरोच को आपने क्या करना पड़ता है, उसे आपने बेहोश करना पड़ता है। तो बेहोश करने के लिए आपके पास जो सबसे पहला जो केमिकल आता है वो आता है क्लोरोफॉर्म। आपने फिल्म वगैरह के अंदर देखा होगा कि रुमाल के अंदर कोई दवाई लगाता है और पीछे से आहिस्ते से जाकर वो नाक पे रखता है, उसके बाद फिर वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो वो जो केमिकल मटेरियल था उसे हम यहाँ पर कहते हैं ओपियम एज एनेस्थीसिया। ओपियम एज एनेस्थीसिया मतलब फर्स्ट आपके पास जो बेहोश करने की जो दवाई थी उसके बारे में जो यूटिलाइज सबसे पहले किया उन्होंने किया अल-राज़ी ने। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को क्या किया था, सबसे पहले निकाला था। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर ऐसा पॉइंट हो कि जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, यानी ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो कि जो कि आपके पास मार्क कटे नहीं। तो पहला जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है कि पहले इनकी तारीफ बताना, फिजिशियन, केमिस्ट, फिलोसोफर, फिर बताना कि अगर ये फिजिशियन, केमिस्ट है और तुमने ये पॉइंट नहीं बताया कि ये सर्जन नहीं है तो भी मार्क्स कट सकता है।
वैलिड पॉइंट के अंदर, क्योंकि तुमने बताया नहीं कि जो ये 3 चीज़ रखता है इसका मतलब वो गुड सर्जन भी हो सकता है। फिजिशियन अगर है तो वो सर्जन भी होगा। तो आपने सबसे पहले क्या बताना है कि ये गुड सर्जन थे। सर्जन किस तरह के थे? इनका सबसे पहला काम क्या था कि अगर आपको छुरी हाथ में लग जाए या आपका हाथ कट जाए या आपको रॉड से घुटने पर चोट लग जाए और फिर अब उन चीज़ों को, या छुरी आपके पैर में या कोई सुई या कोई रॉड आपके हाथ में फंसा रह जाए, तो निकालने के लिए जब कोशिश की जाती है डॉक्टर की जानिब से तो आपको तकलीफ़ होती है। उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहली जो ऑपरेटिंग चीज़ है वो क्या होती है? वो ये होती है कि मुझे बेहोश कर दिया जाए ताकि मुझे दर्द का एहसास ना हो। तो ये जो पहला इस दुनिया के अंदर वो पहला शख्स कौन होगा जिसने इस तरह के कॉन्सेप्ट को मुतारिफ़ कराया? तो वो कौन से शख्स थे? अल-राज़ी। इसी वजह से इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता था कि ये इस तरह से बेहोश करते थे कि उसके बाद उस बंदा ठीक भी होता था, उसको होश भी आ जाता था। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ फिल्मों के अंदर भी या ड्रामा के अंदर कि क्या होता है कि बेहोश करने के लिए एक मशीन के अंदर डाल रहे होते हैं, फिर बाहर निकाल लेते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि बेहोश करने के बाद वो रिटर्न ज़िंदा ही नहीं होते, उनको इतना मेडिसिन लगा देता है कि उनका काम ख़त्म हो जाता है। तो ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है कि ये गुड एक्सपर्ट सर्जन भी थे और इन्होंने यूज़ किया था ओपियम एज एनेस्थीसिया, क्या किया था? यूज़ किया था यहाँ पर। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1 हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इन्होंने सब्सटेंस को डिवाइड किया। ही डिवाइडेड सब्सटेंस इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यानी इन्होंने ये बताया कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो जानदार से हासिल की जाएगी और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट या मेडिसिन है जो कि बेजान से हासिल की जाएगी। इसके बारे में जो है वो आपके पास अल-राज़ी ने बताया। बाद में क्योंकि अंग्रेज़ों को हम चोर मानते हैं तो बाद में बर्ज़ेलस ने 1806 में जो है वो कंपाउंड्स यानी ओरिजिन ऑफ कंपाउंड्स बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, जिस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी का भी नाम दिया गया था। फिर बाद में उनका ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया क्योंकि होलर एक्सपेरिमेंट ने उसको टेक ओवर किया और बताया कि जो इन्होंने सारी बातें बताई है वो सब गलत बताई है, जो मैं बता रहा हूँ वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये जो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सब्सटेंस की लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग की सेपरेशंस के बारे में जो है वो अल-राज़ी ने आपको बताया था। इसके अलावा अल-राज़ी ने बनाया क्या? तो इन्होंने प्रिपेयर्ड किया अल्कोहल। अल्कोहल कई तरह के होते हैं। गांव में जो है विलेज के अंदर क्या होता है कि भाई कच्ची शराब मिलता है तो उसे अगर कोई लोग पी लेते हैं तो सारे सच उगल देते हैं। पहले क्या होता था, किसी चोर को अगर गांव के अंदर पकड़ा जाता था तो क्या किया जाता था, भाई वो तो झूठ बोलेगा, वो तो एक्सेप्ट करेगा नहीं कि उसको किसने भेजा किसने नहीं भेजा, तो उसको शराब पिला देते थे। अब जब वो शराब पी लिया तो वो फुल बेवड़े अंदाज के अंदर जो है वो सारे कॉन्सेप्ट को जो है वो क्या करता था, अपने जो सीक्रेट है वो बताना शुरू कर दिया। मेरे को उसने भेजा, फिर मैंने ये कर दिया। तो ये जो अल्कोहल है इसके कई टाइप्स हैं। आपके पास भी अल्कोहल है जैसे कि C2H5OH। ये C2H5 है, ये चेंज भी हो सकता है, ये कार्बन की चेन है। C3 भी हो सकता है, C4 भी हो सकता है, C5 भी हो सकता है, C7 भी हो सकता है। तो इन्होंने प्रिपेयर्ड किया अल्कोहल को। अल्कोहल यूज़ किया जाता है आजकल, सैनिटाइज़र में यूज़ किया जा रहा है। अल्कोहल जब आप लगाते हो हाथ में सैनिटाइज करते हो तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो लिक्विड आपके पास क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। जबकि आप पानी से अगर आप अपने हाथ को धो तो हाथ आपके गिले रहेंगे जब तक आप उस हाथ को ड्राई ना कर लो, खुश्क ना कर लो। कैसे खुश्क ना कर लो, आप किसी टिश्यू पेपर से किसी कपड़े से पोंछ ना लो, उस वक्त तक आपका चेहरा या कहीं पे भी अगर आप पानी लगाओगे तो वो आपके पास ड्राई रहेगा। तो जो सैनिटाइज़र है जो आप यूज़ कर रहे हो आजकल कोरोना वायरस से बचने के लिए, उस सैनिटाइज़र के अंदर भी क्या मिला हुआ है, अल्कोहल मिला हुआ है। और उसके जो गाढ़ेपन का इलाज है, ग्लू टाइप लगता है, तो उसके अंदर आपके पास और क्या मिला हुआ है, उसके अंदर सब्सटेंस के अंदर तो ग्लिसरीन उसके अंदर मिला हुआ है, ग्लिसरीन उसके अंदर मिला हुआ। इस तरह की और बहुत सारी, ईस्टर मिला हुआ है। ईस्टर का काम क्या होता है कि स्मेल जो है, खुशबू देना। ईस्टर एक फ्रूटी स्मेल को कहा जाता है जिसमें लेमन का ईस्टर आता है, मैंगो का आता है, ऑरेंज का आता है। ये एक पाउडर होता है जो कि जिस प्रोडक्ट के अंदर डाल दिया जाए तो उसकी स्मेल को मार देता है और उसकी अपनी स्मेल आना शुरू हो जाती है।
इसके अलावा इन्होंने जो अल्कोहल प्रिपेयर किया था, अल्कोहल कैसे किया था प्रिपेयर, तो इन्होंने किया था प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये आपके पास क्या हो गया, कुछ 3 पॉइंट हो गए जो कि अलराजी के ये 3 पॉइंट हो गए। नंबर 1 पॉइंट गुड सर्जन, साथ में ओपीएमएस एनेस्थीसिया। सेकंड पॉइंट कि इन्होंने डिवाइडेड किया सब्सटेंस को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। और तीसरा आपके पास क्या हो गया कि इन्होंने प्रिपेयर्ड किया अल्कोहल को किसी फर्मेंटेशन बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए। तो इन 2 साइंटिस्ट के बारे में हमने रीड किया, एक जाबिर इब्ने हयान और एक अलराजी के बारे में हमने स्टडी किया। तो इसे आप कॉपी करें और कॉपी करने के बाद, क्योंकि हमें इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा, एक बहुत लंबा टाइम हो गया है, तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे तो हम इन 2 बड़े साइंटिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, एक अल बैरूनी और एक इब्ने सीना के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आपने याद करना है बच्चों, कैसे याद करना है, आपने रिवाइंड करवा देता हूँ कि मुस्लिम साइंटिस्ट का जो पीरियड रहा वो कौन सा रहा, 600 से लेकर 1600। मुस्लिम साइंटिस्ट के पीरियड को क्या कहा जाता है, अल-केमिस्ट। कौन से 4 बड़े मुस्लिम साइंटिस्ट थे, जाबिर बिन हयान, अल राजी, इब्ने सीना और क्या था, अल बैरूनी था। जाबिर बिन हयान को क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, जिसे फादर ऑफ अल्केमी भी कहते हैं। इन्होंने क्या प्रिपेयर्ड किया, इन्होंने प्रिपेयर्ड किया इन्होंने प्रिपेयर्ड किया नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर किया। एक्वा रिजा के बारे में भी काम किया, लेकिन वो पॉइंट जो है आपके बुक के अंदर मेंशन नहीं, इस वजह से आप वो पॉइंट अभी मेंशन नहीं करिएगा। इन्होंने डिस्कवर किया व्हाइट लेड, इन्होंने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में बताया, डेवलप किया डाइंग क्लोथ्स के बारे में, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स के बारे में जाबिर इब्ने हयान ने बताया। इसके अलावा अल राजी क्या थे, गुड सर्जन थे, फिजिशियन थे, केमिस्ट थे। इसके अलावा ओपीएम एज एनेस्थीसिया, सब्सटेंस को डिवाइड किया कि ये लिविंग थिंग से आया, ये नॉन लिविंग थिंग से आया। इसके अलावा इन्होंने प्रिपेयर किया अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस से। हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल को प्रिपेयर अंगूर के रस से भी जो है, जब अंगूर को मतलब सड़ जाता है या गल जाता है, उससे भी हम अल्कोहल को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं या शराब बनाते हैं। बहरहाल यहाँ तक रखते हैं बच्चों, इंशाल्लाह आपको आई होप आप बात समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी जो है टॉपिक समझ में नहीं आया तो वो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।